हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने पिछली क्लास में 2022-23 का जो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया पेपर है उसका हम लोगों ने सेक्शन ए बी पूरा कंप्लीट कर लिया है और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कर लिया है। तो अब उसके आगे सेक्शन सी में क्वेश्चन 5, 6 और 7 बचे हैं, उसको भी हम लोग अब कंप्लीट करेंगे। पूरा डिटेल हम पूरा पार्ट आपको करके दिखाएंगे, लेकिन सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक 5 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन होता है और उसमें से कोई आपको एक ही करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। इसको हम लोग आगे आज 5, 6 और 7 इसमें कंप्लीट करेंगे आज। तो 5 का हम आपको दोनों पार्ट करके दिखाएंगे, उसी तरह 6 का भी और 7 का, लेकिन आपको करना एग्जाम में एक ही पार्ट है। जो आपको सुंदर लगे, जल्दी समझ में आ जाए या कम समझ ले, उसके हिसाब से आप चॉइस कर सकते हैं। तो 5 का ए वाले में बोला है फाइंड द जैकोबियन। यहाँ पर y1, y2, y3 3 फंक्शंस हैं जो x1, x2 और x3 के टर्म्स में हैं। तो इसका जैकोबियन निकालना है। उसके बाद क्या कह रहा है, हेंस शो दैट द फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। फिर शो करना है कि y1, y2, y3 इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब डिपेंडेंट होगा। तो साफ सी बात है, जो जैकोबियन निकालें, अगर उस जैकोबियन का यानी डिटर्मिनेंट जो है अगर वो 0 आया तब नॉट इंडिपेंडेंट अपने आप प्रूफ हो जाएगा, और जब नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तभी उनमें एक रिलेशन भी मिलता है, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम इसमें कह रहा है जैकोबियन निकालने को। तो हम लोग तुरंत जैकोबियन निकालेंगे। जैकोबियन कैसे निकलेगा, यहाँ पर हमें देखना है कि y1, y2 और y3 किसकी मदद से लिखे गए हैं, x1, x2 और x3 की मदद से लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर लिखेंगे y1, y2, y3, क्योंकि ये लोग फंक्शंस है किसके, जिसके फंक्शंस हैं उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो y1, y2, y3 आर फंक्शंस ऑफ x1, x2 एंड x3। तो जो जिसका फंक्शन होता है वो नीचे लिखा जाता है, और जो फंक्शन गिवन है जिसके टर्म्स में, मतलब जो फंक्शन वेरिएबल बताया है y1, y2, y3 वो ऊपर रहेगा, और जिसके टर्म्स में बताया गया है वो नीचे रहेगा। तो ये जैकोबियन कैसे लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, पहले हमें y1 को पकड़ना है और इसे x1 के रिस्पेक्ट में भी, और इसी को हमें x2 के रिस्पेक्ट में, और इसी y1 को हमें x3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये हमारे जैकोबियन डिटर्मिनेंट की पहली रो तैयार हो गई। उसके बाद हमें y2 को पकड़ना है। तो y2 को भी x1 के रिस्पेक्ट में, फिर y2 को x2 के रिस्पेक्ट में, और y2 को ही इसमें चलना है x3 के रिस्पेक्ट में। तो पहली लाइन में y1 को तीनों के रिस्पेक्ट में, फिर दूसरी लाइन में y2 को तीनों यानी x1, x2, x3 के टर्म्स में रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और तीसरी लाइन में y3 को पकड़ लेना है, फिर y3 को x1, x2 और x3 के टर्म्स में मतलब रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो पहली रो में y1, फिर y2, फिर y3। अब सबकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो या तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते जाएं और वैल्यू पुट करते जाएं। तो देखते हैं हमारा क्या आएगा। पहले हमें y1 को हम साइड में आपको करके दिखा रहे हैं, वो आप देखते जाइए, फिर हम इसको रफ कर देंगे। डेल y1 बाई x1, y1 को x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये y1 की वैल्यू है। तो बहुत ध्यान से हमें देखना है, ये y1 का है, इसे x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला काम, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले वाले टर्म में ही x1 है, दूसरे वाले टर्म में x1 है ही नहीं। तो अगर दूसरे वाले में x1 नहीं है तो वो हमारे लिए क्या है, प्योर कांस्टेंट। भाई हम x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सब हमारे लिए कांस्टेंट है। बाकी सब मतलब x2 और x3 वो हमारे लिए कांस्टेंट होंगे। तो x2 x3 कांस्टेंट हैं तो वो चुपचाप अपनी जगह पर पड़े रहेंगे।
भाई अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो वहीं पड़ा रहेगा, उससे हम कुछ नहीं करेंगे, केवल ये वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। हम कर रहे हैं x1 के रिस्पेक्ट में, तो जब x1 के रिस्पेक्ट में x1 का होगा तो क्या आएगा 1, और x2 तो हमारे लिए कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0, तो ये आएगा 1 माइनस 0 1, ये 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x2 प्लस x3, तो यहाँ इसकी जगह हमारा आया x2 प्लस x3। बस ये 9 टर्म्स हैं, 1 2 3 3 6 3 9 ठो डिफरेंशिएशन है, यही अच्छे से समझ लेना है, फिर जीवन सफल हो जाएगा तुरंत। फिर इसी y1 को x2 के रिस्पेक्ट में, y1 को x2 के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करना है। तो अब हम 2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x1 और x3 हमारे लिए कांस्टेंट है, लेकिन x2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहले हम x1 माइनस x2 को रोक दे रहे हैं, मतलब फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर सेकंड को करेंगे। तो जब सेकंड वाले में x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x2 का हो जाएगा 1 और x3 का हो जाएगा 0, ये उसके बाद प्लस लगाएंगे, सेकेंड वाले टर्म को रोक देंगे, यानी इसको बाहर रखेंगे और इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो x2 प्लस x3 को हमें छोड़ देना है और इस वाले को डिफरेंशिएट करना है। पहले हमने क्या करा, इसको रोककर इसको डिफरेंशिएट किया, अब इसे रोककर इसे x2 के रिस्पेक्ट में, तो हमारे लिए x1 कांस्टेंट है 0 आएगा, x2 का आएगा 1, उसके आगे माइनस लगा है तो -1, तो यहाँ मल्टीप्लाई में -1, तो यहाँ माइनस प्लस यहाँ हम लगा दे रहे हैं माइनस, ये 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x1 माइनस x2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, -x2 माइनस x3, तो यहाँ x1 माइनस x2 माइनस x2 माइनस 2x2 माइनस x3, तो ये हमारा आ गया सेकेंड वाला। बस इसी में थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, उसके बाद फिर जीवन बहुत आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दूसरा आ गया। अब इसी y1 को x3 के रिस्पेक्ट में, तो इसमें x3 है नहीं है, तो जब नहीं है तो ये हमारे लिए एकदम शुद्ध कांस्टेंट है, x1 माइनस x2 वो एकदम अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। भाई इसमें x3 नहीं है तो वो हमारे लिए कांस्टेंट है, वो वैसे ही रहेगा, केवल इसमें x3 है तो इसके अंदर जाएंगे, x2 का हो जाएगा 0 और x3 के रिस्पेक्ट में 1, तो केवल यही बचेगा, इनटू में 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमने लिख दिया। उसके बाद अब हम यहाँ आते हैं, अब y2 की बारी है, इसे भी x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में। तो जब x1 के रिस्पेक्ट में हमें करना है x1, तो क्या इसमें x1 है नहीं है, तो ये हमारे लिए प्योर कांस्टेंट है। तो सबसे पहले इसको तो हम चुपचाप एकदम प्यार से लिख दे रहे हैं, इसमें x1 है ही नहीं, x1 इसमें है, तो ये हमारे लिए कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो वैसे ही पड़ा रहता है, तो ये वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, इसमें करेंगे तो जब x1 का x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 आएगा और x2 तो हमारे लिए कांस्टेंट है ये 0, तो 1 प्लस 0 मतलब 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई यहाँ करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब y2 को हम x2 के रिस्पेक्ट में, अब फिर वही दिक्कत, x2 इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल। क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। तो पहले यहाँ पर x1 प्लस x2 को हम रोक कर, पहले वाले को रोक कर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। हम x2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x2 का 1 x3 का 0, तो यानी 1 माइनस 0, फिर प्लस सेकेंड वाले टर्म को हम रोक देंगे और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे x2 के रिस्पेक्ट में, तो 1 का x1 का 0 और x2 का 1 आएगा, तो ये 1 माइनस 0 1 ही आएगा, x1 प्लस x2, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x2 2x2 माइनस x3, तो यहाँ पर आ गया x1 प्लस 2x2 माइनस x3। उसके बाद y2 को ही x3 के रिस्पेक्ट में, x3 के रिस्पेक्ट में, तो क्या इस वाले में x3 है क्या? नहीं, तो ये हमारे लिए एकदम शुद्ध प्योर कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है भाई अगर मल्टीप्लाई में है
तो उसे हम कुछ नहीं करेंगे, वो चुपचाप पड़ा रहेगा। इसे करना है डिफरेंशिएशन, इसे किसके रिस्पेक्ट में, x3 के। तो जब इसमें करेंगे तो ये तो हमारे लिए कांस्टेंट उस समय बन जाएगा, क्योंकि हम x3 के रिस्पेक्ट में करें, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसी का होगा। अब बाकी लोग कांस्टेंट, तो हम x3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x2 हमारे लिए 0 और x3 का होगा -1। तो -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये तो अपनी जगह पड़ा था, यहाँ -1 आ जाएगा, तो -1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा जो हमने यहाँ लिखा है। तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। 2 लाइन हमारी कंप्लीट, बस यही कंप्लीट करने में थोड़ा सा बल है, उसके बाद ये काम आसान। ये हम जैकोबियन निकाल रहे हैं। उसके बाद एक लास्ट लाइन, x3 को y3 को x1 के रिस्पेक्ट में, ये y3 है, x1 के रिस्पेक्ट में करना है। ये जो बाहर है ये शुद्ध प्योर कांस्टेंट है, इसे हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है। अब ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे, x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये x1 का हो जाएगा 1 और ये 0, तो 1 - 0 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब x2 के रिस्पेक्ट में, तो x2 के रिस्पेक्ट में ना, तो x2 का हो जाएगा 1 और ये हमारे लिए प्योर शुद्ध कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, तो वो चुपचाप पड़ा रहेगा। x2 का x2 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, x1 - x3 बस। फिर लास्ट एक बचा है x3 के रिस्पेक्ट में, ये वाला x3 के, तो ये x2 बाहर है, बाहर पड़ा रहेगा एकदम आसानी से। और यहाँ आएंगे तो x1 का 0, x3 के रिस्पेक्ट में 1, आगे माइनस लगा है, तो ये 0 - 1 यानी -1, तो माइनस यहाँ पर एक बचेगा, वो मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमने निकाल लिया बस। अब थोड़ा सा इसको हम जगह बना ले रहे हैं बढ़िया से, इसके बाद बहुत आसान है। अब इसका खेल खत्म हो गया, 2 लाइन में ये चला जाएगा। अब देखते हैं, हमें प्रूव करना है कि नॉट इंडिपेंडेंट। अगर ये नॉट इंडिपेंडेंट है तो ये डिटर्मिनेंट हमारा 0 आना चाहिए। कैसे आएगा? अब जाहिर सी बात, अगर इसमें हम एक्सपेंशन लगाएं, जैसे हम लोग एक्सपांड करते हैं ये प्लस माइनस वाले, तो बड़ा झंझट होगा, तो इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टी लगाएं तो आराम से काम हो जाए। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ऑपरेशन, अप्लाइंग R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2। हम R1 की जगह लिखेंगे R1 प्लस R2। R1 R2 यानी रो 1 ये है और रो 2 ये है। R1 R2 दोनों को जोड़ना है और लिखना कहाँ है? R1 की जगह लिखना है। जोड़ने के बाद तो जोड़ देते हैं R1 में, ये R1 प्लस R2 और लिखेंगे R1 यानी पहली वाली जगह पर, तो जोड़ते हैं। ये प्लस ये जुड़ेगा, ये प्लस ये प्लस ये, सामने सामने। जब ये और ये जोड़ेंगे तो x2 क्या हो जाएगा? 2x2 प्लस x3 माइनस x3 0। उसी तरह यहाँ इसके सामने सामने जोड़ना है, R1 R2 जोड़ के R1 की जगह हम लिख रहे हैं। तो x1 2x1 माइनस 2x2 प्लस 2x2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x3 तो माइनस का 2 बार x3। उसी तरह जब इसको जोड़ेंगे माइनस x1 प्लस x1 खत्म हो जाएगा, माइनस x2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बार। बाकी हम फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी इसको हम वैसे ही नोट कर ले रहे हैं। सबसे आसान और कम से कम स्टेप में हम आपको इसको 0 बना के दिखाएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम में अगर कुछ कॉमन है तो वो आप बाहर निकाल के रख सकते हैं। थोड़ा सा इसके लिए हम जगह बना लें, ये तो आप चाहे अगली लाइन में लिखिएगा, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि रो 1 में 2 सब जगह कॉमन है। यहाँ से 2 निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 हम कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ से भी। तो अगर पूरे रो में या पूरे कॉलम में कुछ कॉमन है,
सिंगल रो में या सिंगल कॉलम में तो उसे कॉमन लेकर बाहर ले सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो रो 1 में सब जगह 2 कॉमन है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेकर बाहर लिखें तो ये 2 गायब हो जाएगा। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, पूरे कॉलम पूरे रो में ये हमने कॉमन ले लिया सब जगह से। लेकिन मैट्रिक्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में जब तक पूरे एलिमेंट में कुछ कॉमन नहीं होगा वो बाहर नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट में तो एक रो या एक कॉलम में भी आपको कॉमन मिल गया तब उसे आप तुरंत बाहर कर सकते हैं डिटर्मिनेंट में। और बड़ी अच्छी किस्मत की ये हमारा डिटर्मिनेंट ही है। अब ये हो गया 0। क्यों? प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए तो हम इसके बराबर लिखेंगे तुरंत। थोड़ा इसको बीच में लिख दें तो थोड़ा ये सुंदर लगे। ये इसके बराबर हम तुरंत 0 लिख दिए। अब कैसे? इसके लिए हम रीजन लिखेंगे। क्या रीजन लिखेंगे? सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो हो या कोई भी 2 कॉलम अगर सेम हो गया तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। तो हम देख रहे हैं रो 1 और रो 3 बिल्कुल सेम हो गया तो हमने वही प्रॉपर्टी लिख दिया कि सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम, इसलिए डिटर्मिनेंट क्या हुआ? 0 हुआ। प्रॉपर्टी से 0 हुआ, अपने से हमने नहीं किया तो काम खत्म। तो सिंस जैकोबियन हमारा 0 आ गया तो अगर जैकोबियन 0 है सो दैट फंक्शंस मतलब y1 y2 और y3 फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। इसका मतलब फंक्शंस इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जैकोबियन 0 आ गया। इसीलिए अगर 0 ना आता तो फिर ये डिपेंडेंट होता, लेकिन जैकोबियन 0 आ गया इसलिए नॉट डिपेंडेंट प्रूव हो गया। अब नॉट डिपेंडेंट है तो मतलब ये लोग एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं तो फिर एक रिलेशन मिलेगा। किसमें? y1 y2 और y3 में। तो वो रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करना है। तो रिलेशन बनाने के लिए थोड़ी जगह होगा तो होनी चाहिए। तो यहाँ बनाएंगे रिलेशन अमंग y1 y2 एंड y3। y1 y2 और y3 में रिलेशन हम इस्टेब्लिश करेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम पहले मल्टीप्लाई करके और सुंदर बना लें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x2, तो मालूम चलने लगेगा कि कहाँ क्या करना है। बिना एक्सपेंड करे नहीं आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे x1 इंटू x2 फिर प्लस x1 इंटू x3 होगा, फिर माइनस का x2 यानी x2 का स्क्वायर और माइनस का x2 x3। उसी तरह यहाँ से x1 x2 फिर माइनस का x1 x3। पहले हमने ये किया, यहाँ पर x1 x2 हुआ फिर x1 x3 होगा, x1 x3 हाँ, फिर x2 x2 स्क्वायर फिर x2 x3। अब ठीक है, ये सही हो गया। फिर x1 x2 हुआ और x1 x3 अब x2 से प्लस का x2 का स्क्वायर और यहाँ से प्लस माइनस का x2 x3। तो मतलब इसमें घबराने की बात नहीं है, जैसे नॉर्मल आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। अब हम एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि हियर वो हमने साइड में आपको लिख दिया है कि यहाँ से हम y1 और y2 को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। क्यों? किस लिए करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि अगर हम प्लस करें तो ये दोनों टर्म, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो काफ़ी कुछ कैंसिल होकर सिंप्लीफाई हो जा रहा है। इसलिए हम इसको प्लस कर दे रहे हैं क्योंकि हमें y1 y2 y3 में रिलेशन बनाना है। तो अभी फिलहाल देखते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे लिख दीजिए
एडिंग y1 एंड y2, अपने हिसाब से आप लैंग्वेज लिखिए ना लिखिए, y1 प्लस y2 हम कर रहे हैं। तो यहाँ से ये दोनों सेम चीजें हैं, तो आएगा 2 टाइम्स x1 x2, और यहाँ से ये भी वही चीज है, माइनस का 2 टाइम्स x2 x3। बस आपको ध्यान से देखना है, बहुत कम स्टेप्स में, और जितना कम से कम स्टेप होगा और जितने अच्छे तरीके से इसको हम निकाल पाएंगे वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जितना छोटा से छोटा पॉसिबल हो पाए। अब इतना छोटा नहीं करना है कि आपका प्रोसीजर गलत हो जाए, स्टेप्स तो आपको उतने करने ही पड़ेंगे। 2 हमने कॉमन ले लिया, अब क्या हुआ, इसको हमने अभी तक मल्टीप्लाई नहीं करा, अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बहुत बढ़िया, अति सुंदर बन गया ये। अगर हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करें तो आप यहाँ देखिए, यहाँ हम आपको करके दिखा रहे हैं, इतने में ये आ जाए तो आ जाएगा, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x1 इंटू x2 और उसके बाद x2 इंटू x3। बहुत बढ़िया, अब यही तो हमारा आया है, तो ये किसकी वैल्यू है, y3 की वैल्यू है। तो बस धीरे से यहाँ y3 पुट कर देंगे, तो ये आपका y1 y2 y3 में रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया, जो आपसे यहाँ पर पूछ रहा था, रिलेशन बिटवीन देम। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आपका आ गया। उसके बाद हमारा 5b है, बी वाला पार्ट। इसमें बताया अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स है, विच इज ओपन एट द टॉप, मतलब चारों तरफ से घिरा है, नीचे भी बेस है, लेकिन ऊपर का ढक्कन इसका खुला हुआ है। एट द टॉप हैज अ कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब इसका वॉल्यूम दिया है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम दिया 32 क्यूबिक फीट। तो डिटरमाइन करना है यूजिंग लेग्रांज मेथड, तो लेग्रांज का मल्टीप्लायर मेथड है, उसको यूज करना है, और इसके डायमेंशंस बॉक्स के निकाल कर बताने हैं। डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना है, सच दैट जिसके लिए द लीस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉक्स। तो हम लोग को गिवन है कि इसका जो बॉक्स का वॉल्यूम है वो 32 ही होना चाहिए, लेकिन आप इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रेथ हाइट ऐसा रखिए जिससे बॉक्स को बनाने में जो कार्डबोर्ड लगे, या जो अब जिसका भी आप बना रहे हैं, एल्युमिनियम का या लोहे का, जिस भी चीज़ का, तो उस बॉक्स को बनाने में जो मटेरियल लगेगा, शीट लगेगी, वो लीस्ट कम से कम लगना चाहिए, मतलब पैसा कम लगे और सामान हम लोग उतना ही भर लें। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 5 का बी वाला। तो हियर, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लें, लेट एक्स वाई जेड बी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स। तो पहले हमने मान लिया कि एक्स वाई जेड जो है वो लेंथ ब्रेथ और हाइट है बॉक्स का। तो नाउ इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम मतलब वही इसका कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से, लेकिन वॉल्यूम बताया है 32, तो यहाँ पर वॉल्यूम इसका 32 बताया है। 32 को हम इधर पकड़ ले आए, तो एक्स वाई जेड माइनस 32 बराबर में 0। तो ये एक फंक्शन हमारा बना, इस फंक्शन का नाम हम लिख दे रहे हैं फाई ऑफ एक्स वाई जेड। फाई मतलब कोई फंक्शन है जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा है। तो फाई ऑफ एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई जेड माइनस 32 बराबर में 0, चाहे ना लिखें, हमें एक इक्वेशन चाहिए था, वो हमें मिल गया। तो हमने फाई निकाल लिया, एंड और किसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, इसके जो मटेरियल यूज होगा ओपन बॉक्स बनाने में उसे। तो ओपन बॉक्स बनाने के लिए तो सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पूरे बॉक्स का, चाहे 2 आप कॉमन ले लीजिए,
2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है लेंथ ब्रेथ, फिर ब्रेथ हाइट और हाइट और ये। लेकिन ये ऊपर से ओपन है, ऊपर से बॉक्स ओपन है। जैसे हमारा ये बॉक्स है, ये इस तरीके का हमारा बॉक्स है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा इसका क्या है, ओपन है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो ये क्या होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये y, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू वाई। तो ऊपर से इसका ढक्कन खोल देना है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया में से ऊपर का ढक्कन माइनस कर दें। ओपन करना है ना, ऊपर से बोला है ओपन एट द टॉप, तो बस ठीक है। 2xy में से एक xy निकल जाएगा, तो xy 2yz एंड 2zx, ये हमारा हो गया s। बस s पता है और फाई पता है, दो फंक्शन हमें पता चल गए। अब हम लगाएंगे लैग्रांज का मल्टीप्लायर मेथड। तो नाउ बाई लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड, तो लैग्रांज का मल्टीप्लायर मेथड हम लगाएंगे तो क्या कहता है ये, इसके हिसाब से डेल एस अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स डेल फाई बाई डेल एक्स बराबर 0 होगा। पहला इक्वेशन ये है। दूसरा कैसे बनता है, डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा ही हमारा मल्टीप्लायर है, डेल फाई बाई डेल वाई बराबर 0, और तीसरा डेल एस बाई डेल जेड प्लस लैम्डा टाइम्स डेल फाई बाई डेल जेड इक्वल टू 0। तो ये हमें तीनों इक्वेशंस बना लेना है। तो पहले s को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें पार्शियली, तो ये हमारे सामने s लिखा हुआ है, इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, मतलब yz को हम शुद्ध प्योर कांस्टेंट मानेंगे। तो हम yz को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में हम s को डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ये s हमारे सामने है, तो इसे x के रिस्पेक्ट में जब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल y बचेगा। यहाँ पर x हमारा है ही नहीं, तो ये प्योर कांस्टेंट है, पूरा 0 हो जाएगा। इसमें तो x बिल्कुल नहीं है, 0 हो गया। यहाँ पर x है, उसको डिफरेंशिएट करेगा तो प्लस का 2z प्लस लैम्डा टाइम्स। अब उसी तरीके से फाई को भी x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ये हमारा फाई लिखा है, इसे x के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो x का हो जाएगा 1, केवल yz बचेगा। 32 भी अलग से लिखा है, वो आपके लिए कांस्टेंट है, वो 0 हो गया, केवल इसे करना है आपको। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 बचेगा, yz कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट पड़ा रहेगा, और जो अगल बगल प्लस माइनस में है वो प्योर कांस्टेंट, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, केवल yz बचेगा। ये उसी तरीके से अब s को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, s को y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से y का हो जाएगा 1, x बचेगा, यहाँ से y का कर देंगे तो 2z बचेगा, और यहाँ तो y है ही नहीं, तो प्योर कांस्टेंट हमारे लिए 0 हो जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स। अब फाई को y के रिस्पेक्ट में, जब फाई को y के रिस्पेक्ट में, तो y का हो जाएगा 1, xz बचेगा, xz, और 32 तो कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएट होने पर परम 0 को प्राप्त होगा, पूरा पक्का 0 हो जाएगा। उसी तरीके से s को हम z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो s को हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ तो z है नहीं, तो ये प्योर कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर z को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y बचेगा, और यहाँ z को डिफरेंशिएट कर देंगे तो z का 1 हो जाएगा, और 2x प्लस लैम्डा ds डेल एस बाय डेल जेड निकाल दिए, लैम्डा टाइम्स फाई को अब z के रिस्पेक्ट में, ये फाई है, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z का हो जाएगा 1, और x y कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लाई में रहेंगे, और बाकी 32 वो तो 0 हो ही जाएगा, बराबर में 0।
ये इक्वल में 0 अपना पहले से लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इक्वल में 0 हमारा लिखा हुआ है, हमने इसको इक्वेशन 1 2 3 बना दिया। अब उसके बाद देख रहे हैं, अब हमें इसको सॉल्व करके x y z और लैम्डा की वैल्यू निकाल कर बतानी होगी, क्योंकि x y z हमारा डायमेंशन पूछा गया है, लैम्डा निकले ना निकले उसका दिक्कत नहीं है, हमें डायमेंशन यानी x y z निकालना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम इक्वेशन 1 में x का मल्टीप्लाई कर दें तो ये x y z बन जाए, अगर हम यहाँ पर y का मल्टीप्लाई कर दें तो ये x y z बन जाए, और अगर यहाँ z का मल्टीप्लाई कर दें तो ये x y z बन जाए। मतलब तीनों में एक कॉमन टर्म बन जाएगा, फिर इक्वेशन को हम सॉल्व करके आराम से x y z निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x का, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे y का, और इक्वेशन 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे z का। कर देते हैं, तो यहाँ से x का मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई प्लस 2xz प्लस लैम्डा एक्स वाई जेड बराबर 0। फिर इस वाले में हम y से कर रहे हैं, तो एक्स वाई और 2yz प्लस लैम्डा, यहाँ y कम है तो y पहुँच जाएगा, और यहाँ वाले में हम z से कर रहे हैं, तो 2yz प्लस 2xz प्लस लैम्डा एक्स वाई जेड बराबर 0। इसका नाम हम 4, 5 और 6 रख देते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम 4 में से 5 माइनस करें तो ये और ये गायब हो जाएगा, उसी तरह 5 में से 6 माइनस करें तो ये और ये सेम है, गायब हो जाएगा। तब इसको हम सॉल्व करके कुछ इक्वेशन से वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो पहले हम करेंगे इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, तो एक्स वाई 4 में से माइनस करना है 5, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2xz माइनस 2yz। फिर जब इसमें से ये माइनस होगा तो 0, अब बराबर में तो 0 है ही, यहाँ से हम 2z कॉमन लें तो x माइनस वाई बराबर 0। अब एक बार 2z के बराबर 0 लेंगे तो जहाँ से z बराबर 0 मिलेगा, अब एक बार इस वाले फैक्टर के बराबर 0 तो x माइनस वाई बराबर 0, तो यहां से आपको मिलेगा x बराबर y। तो ये हमारे काम का चीज है, ये काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर z बराबर 0 हो गया, मतलब अगर इसकी हाइट 0 हो गई तब तो बॉक्स बनेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल बात है। इसलिए z बराबर 0 ये चीज हो नहीं सकता, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, x बराबर y काम का है। अब करेंगे हम 5 माइनस z, मतलब 5 माइनस 6। इक्वेशन 5 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 6, तो माइनस करते हैं एक्स वाई माइनस का 2yz, फिर इसमें से ये माइनस होगा 2yz माइनस 2xz, इसमें से ये माइनस हुआ और इसमें से ये, भाई 5 में से 6 माइनस करना है, सामने सामने ये माइनस ये माइनस ये, और ये सेम है, 0 आ जाएगा, तो बराबर में 0। अब यहाँ से ये और ये कट गया, तो एक्स वाई माइनस 2xz बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो y माइनस 2z बराबर 0। उसी तरह यहाँ भी आएगा, एक बार x के बराबर 0 लेंगे तो जिससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो यहाँ से y माइनस 2z बराबर 0, तो यहाँ से आपको मिला y बराबर 2z। यहाँ से x बराबर 0 मिलेगा, फिर x बराबर 0 मतलब लंबाई 0 हो गई, वो पॉसिबल नहीं है। तो एक ये काम का चीज़ मिला, एक ये जो इम्पॉसिबल वाली चीज़ है वो हम डिस्कार्ड करेंगे, उसे छोड़ देंगे। तो नाउ अब हमें पता है कि एक्स वाई जेड बराबर है 32। थोड़ी जगह बना ले, हो सकता है कम पड़ जाए, तो एक्स वाई जेड बराबर है 32। x के जगह हम y लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ x को हटाया, लिखा y, और ये y अपनी जगह पर है।
z की जगह हम लिखेंगे y/2, तो z की जगह y/2, यहाँ z की वैल्यू y/2, तो हमने सबको गायब कर दिया। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y को 3 बार करेंगे तो y³ और ये 32 दूना 64 64, तो क्यूब उधर जाकर क्यूब रूट बनाएगा, तो 64 का क्यूब रूट कितना आता है, 4 आता है। तो एक हमने निकाल लिया y का वैल्यू, और हमें पता है इसके आगे कि x और y बराबर है, मतलब x की वैल्यू भी 4 है, y की वैल्यू तो 4 हमें मिल ही गई। जब y की वैल्यू यहां पर हम लोग रखेंगे, यहां रखेंगे 4, तो ये कट जाएगा, तो इससे आपको मिलेगा z बराबर 2, सो दैट इसलिए x बराबर 4, y बराबर 4 और z बराबर 2, ये आपका रिक्वायर्ड डायमेंशन आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखें, 4 चौक 16 दूना 32, 32 वॉल्यूम आ रहा है। और अगर ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आप लेंगे तो इससे बना हुआ बॉक्स में जो मटेरियल लगेगा वो लीस्ट यानी सबसे कम इस्तेमाल होगा। ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया लेंथ ब्रेथ और हाइट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है, इसमें ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। आर का मतलब यहाँ पर रीजन यहाँ पर डिस्कस किया है कि x 0 से 1 तक लाई कर रहा है, y का रेंज और z का रेंज दिया है। तो पूरे सेक्शन सी में हमें लगता है कि सबसे आसान क्वेश्चन यही होगा, क्योंकि इसमें केवल प्योर कैलकुलेशन करनी है और कोई इसमें दिमाग लगाना नहीं है ज़्यादा। तुरंत इसका आंसर आएगा बहुत आसान तरीके से। देखिए कैसे आएगा, इसमें हम तीनों का लिमिट लगा ले रहे हैं। x का लिमिट बताया है 0 से 1 तक, और y का लिमिट बताया है 0 से लेकर x² तक, और z का लिमिट आपको बताया है 0 से लेकर x प्लस y तक। भाई तीनों की लिमिट बताया है, x 0 से 1, y 0 से x² और z 0 से x प्लस y, और अंदर इंटीग्रल में क्या लिखा है वो लिख दे रहे हैं। मतलब जो है इसमें केवल कैलकुलेशन वाली बात है और इसमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं। जैसे आप इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं। तो पहले अंदर dz लिखा है, पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, z का लिमिट लगेगा, फिर जो आंसर आएगा y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, y का लिमिट लगेगा, फिर जो आंसर आएगा लास्ट में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, x का लिमिट लगेगा। तो ये x वाला और y वाला बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया हमने। इसे हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कौन है, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट जब करेंगे तो x और y हम कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम अगर 2 को इंटीग्रेट करें x के रिस्पेक्ट में तो 2x आता है, उसी तरह जब x को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x अपनी जगह पड़ा रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा z। ये जैसे अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो हम इसको देख लें इधर साइड में। जैसे यहाँ x माइनस 2y प्लस z dz है। अब इसे अगर आप अंदर ले आए, सबका अलग अलग इंटीग्रल ये करेगा। आप देख लीजिए, जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये देख सकते हैं ऐसे। आप इसको साइड में देखिए, हम इतने को पकड़ लाएं बाहर। तो अभी जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x y को हम कांस्टेंट मानेंगे, तो x हमारा बाहर हो जाएगा dz, यहाँ से 2y बाहर हो गया dz, यहाँ तो z है ही तो z का z²/2, तो यहाँ पर dz का हो जाएगा z और यहाँ 2y dz का z, जैसे dx का x वैसे dz का z और प्लस z²/2। अब आप समझ गए होंगे आराम से। तो इस प्रकार यहाँ पर ये कांस्टेंट, भाई कांस्टेंट में वो मल्टीप्लाई हो जाता है जैसे वहाँ हमने करके दिखाया। इसी तरह यहाँ 2yz और z का z के रिस्पेक्ट में z²/2। फिर इसकी लिमिट आपको लगाना है 0 से लेकर x प्लस y तक। अब z के रिस्पेक्ट में हो गया तो dz हट जाएगा, dy और dx। इसे हम रफ कर दे रहे हैं, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद अब लिमिट लगाना है। बाहर के जो दो इंटीग्रल हैं
वो वैसे ही आपको लिखना है, उसमें कुछ नहीं करना है। अब जहां जहां पर हमने z के रिस्पेक्ट में किया है, तो जहां जहां z है वहां वहां x प्लस वाई लगाएंगे z की जगह पर। तो यहां पर x प्लस वाई आया इस वाले z की जगह, और माइनस का 2y इस वाले z की जगह भी x प्लस वाई आया, और ये वाले z की जगह भी x प्लस वाई आ गया। फिर माइनस लगाकर z की जगह 0 लिखेंगे, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगाकर लोअर। तो यहाँ z की जगह 0, पूरा 0, ये भी 0, ये भी 0, तो माइनस लगा के 0 रखेंगे तो कोई फायदा इससे नहीं मिलेगा, सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dy dx, थोड़ा अंदर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लें। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या हम इसे कॉमन ले सकते हैं? कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तीनों में x प्लस वाई हम कॉमन ले रहे हैं, तीनों में। तो यहाँ से x प्लस वाई निकल गया तो x बचा, यहाँ से x प्लस वाई निकल गया तो -2y बचा, और यहाँ से x प्लस वाई निकल गया तो एक बार x प्लस वाई बचा अपॉन 2। फिर बाकी वैसे ही है, अभी चल रहा है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2x माइनस 4y प्लस x प्लस वाई, और होल अपॉन 2। तो उस 2 को हम कर दे रहे हैं बाहर। एलसीएम लेने के बाद पूरे के अपॉन में 2 आएगा, उसे हमने बाहर कर दिया। बाकी सब हम वैसे ही नोट कर रहे हैं, जब तक अंदर वाला और अच्छे से हम सिंप्लीफाई ना कर लें। देखते हैं, यहाँ से 2x और 1x क्या बनेगा आपका 3x माइनस 4y और प्लस का 1y, तो माइनस का 3y। ये अब यहाँ से 3 और 3 कॉमन लेंगे, अब पूरा बाहर लाएंगे, पूरा बाहर आ गया। तो यहाँ से बचा x प्लस वाई और यहाँ से x माइनस वाई, 3 निकलने के बाद इसे हम तब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे जब तक अंदर वाले को हम बिल्कुल सुंदर न बना लें। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस अब आराम से हो जाएगा। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में और y की लिमिट लगा देंगे, तो x वाला लिमिट पड़ा रहेगा। इसे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, इसे भी हम आपको करके यहाँ दिखा दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर डी वाई अलग हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई अलग हो जाएगा। तो x हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, x हमारा बाहर, और वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3। तो यहाँ से dy का क्या होगा, y होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाई 3 ये आएगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वहाँ हमने साइड में आपको करके दिखा दिया dx, और लिमिट 0 से लेकर x स्क्वायर तक। लेकिन लिमिट लगाएंगे कहाँ, लिमिट आपको लगाना है y की जगह, क्योंकि इसके पहले हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, तो y की ही लिमिट अब लगेगी। ध्यान रखना है, y की जगह लिमिट लगाना है हमें। 3/2 0 to 1 y के रिस्पेक्ट में करे हैं तो y की जगह लिमिट लगाएंगे। तो पहले इस वाले y की जगह हम लिखेंगे x स्क्वायर, ये अपर लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस इसी y की जगह पर x स्क्वायर, y की जगह x स्क्वायर क्यूब पहले से लगा हुआ है, और यहाँ dx, फिर माइनस लगाकर 0 भी लगाना चाहिए। पहले y की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर y की जगह 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो लोअर लिमिट लगाएंगे तो उससे कुछ मिलेगा है नहीं। थोड़ा सा इसे हम सिंप्लीफाई करें तो x की पावर 4 और ये x की पावर 6। अब फाइनली इसे भी इंटीग्रेट कर देंगे,
x के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा x की पावर 5/5, ये बनेगा x की पावर 7/7, 3 पहले से लगा है तो 7 3 जा 21 और फाइनल लिमिट 0 से लेकर 1 तक। तो अब x की जगह 1 लिखेंगे, 1 की पावर 5 तो 1 ही आएगा, फिर माइनस 1, x की जगह 7 मतलब x की जगह 1 तो 1 की पावर 7 तो 1 ही आएगा। फिर पहले x की जगह हमने क्या लगाया, अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट लगाएंगे तो वो 0 0 ही आएगा जैसे हर बार आ रहा था, तो उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। तो ये पूरा 0 है, इसको लिखने से कुछ नहीं मिलेगा। एलसीएम लेंगे, 21 इधर अब 5 इधर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और नीचे 5 × 21, तो फिर ये 3/2 है, 21 में से 5 जाएगा तो ये 16 बचा और यहाँ 5 × 21, 3 से इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16 और यहाँ 3 से इसको काटेंगे तो ये 7, तो 8/7 5 जा 35, तो 8/35 ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद 6 का बी वाला पार्ट है, ये बहुत बढ़िया और आसान है। इसमें हमें डिरिचले का वॉल्यूम इंटीग्रल लगाकर इसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लें, वी नो दैट डिरिचलेस वॉल्यूम इंटीग्रल इज, तो डिरिचले का वॉल्यूम इंटीग्रल का फॉर्मूला हम लोग पहले नोट कर लें। यहाँ पर है x⁴ l-1 और y⁴ m-1 और z⁴ n-1 dx dy dz, इसके बराबर में होता है गामा l, गामा फंक्शन m और गामा n अपॉन में गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, लास्ट में +1, ये 1 है। और यहाँ पर कंडीशन बताया जाता है कि x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। x y z की कुछ पावर होनी चाहिए, यहाँ पर x y z की पावर 1 1 1 है, तो ठीक है। और बाउंड्री बताया है x प्लस वाई प्लस जेड 1 के बराबर होना चाहिए। ये कह रहा है 1 या 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो, तो बराबर है, x बराबर होना चाहिए x y z या तो बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ बराबर है, तो मतलब ये वाला फार्मूला एकदम फिट यहाँ पर बैठ रहा है। तो नाउ इसे हम कैसे बनाएं, इसको हम बना रहे हैं यहाँ पर x की पावर इस फॉर्म में बनाना है, l-1 m-1 z-1 n-1, तो यहाँ पर तो पावर 1 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ नंबर -1 दिखना चाहिए, तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 - 1, और यहाँ भी लिखेंगे 2 - 1 और यहाँ भी लिखेंगे 2 - 1। भाई 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। इसको हमने इस तरह लिखा जैसे इसके फॉर्म में ये आ जाए, dx dy dz। यहाँ एक चीज और हमें ध्यान देना है कि हमारे जो l m n ये पावर्स हैं ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो l की जगह यहाँ 2 है, m की जगह 2 है, n की जगह 2 है। तो अब इसके लिए हम यही फॉर्मूला तुरंत तत्काल लगा देंगे, गामा l की जगह 2 है, m की जगह भी 2 है, n की जगह भी 2 है, तो गामा 2 गामा 2 गामा 2 गामा फंक्शन, यहाँ गामा l m n सब की जगह 2 2 2 ही है हमारे पास, और यहाँ पर गामा फंक्शन 2 + 2 + 2 + 1। तो जब किसी इंटीजर का गामा फंक्शन निकालना हो तो उससे एक माइनस करके उसका फैक्टोरियल, तो
तो जैसे यहाँ पर गामा 2 इंटू गामा 2 इंटू गामा 2 है, और यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 7 गामा 7। तो ये सब इंटीजर्स हैं, 2 2 2 और ये। तो इसका जब गामा फंक्शन निकालना हो तो 2 में से 1 कम करेंगे, तो 2 में से 1 घटाया तो कितना बचा 1, 1 1 माइनस करना है सब में, तो 2 में से 1 गया, 1 का फैक्टोरियल। किसी भी गामा इंटीजर का, जैसे 5 का निकालना है, गामा 5 तो 4 फैक्टोरियल आएगा, गामा 6 5 फैक्टोरियल आएगा, उससे कम का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल। 7 का क्या बनेगा 6 का फैक्टोरियल, तो 1 1 1 सब 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, और 6 का फैक्टोरियल 720। तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी बचा है। 7 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा 2022-23 का पेपर पूरा 100% सॉल्व हो जाएगा। तो 7 का ए वाले में अप्लाई करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस निकाल कर बताना है। वेक्टर एफ हमें गिवन है और बाउंड्री बताया है, तो हम लोग इसका सल्यूशन तुरंत तत्काल निकालेंगे। तो यहाँ पर 7 का ए है, इसमें बताया गया है, हम लोगों को पहले गॉस डाइवर्जेंस फॉर्मूला पता है, क्या है, इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम डबल इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो इसके लिए होता है डाइवर्जेंस एफ dv, डाइवर्जेंस एफ dv। तो डाइवर्जेंस एफ कैसे निकलेगा, एफ डॉट एन कैप डी एस ये लिखा है। जब किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना हो, ये तो फॉर्मूला है, गॉस फॉर्मूला से ये सीधा आ गया, बाई गॉस डाइवर्जेंस फॉर्मूला ये है। तो डाइवर्जेंस एफ के लिए होता है, डाइवर्जेंस एफ कैसे हम निकालेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे नेबुला डॉट एफ, नेबुला डॉट एफ। अब नेबुला डॉट एफ का मतलब, नेबुला क्या होता है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। नेबुला हमेशा आपको ये लिखना है आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ये आपका है नेबुला। डॉट एफ, डॉट प्रोडक्ट एफ के साथ, एफ वेक्टर हमें यहाँ गिवन है वो लिख लेना है, बहुत आसान है, तुरंत आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। नेबुला की जगह हमेशा यही लिखना जाता है, ये लिखा है, ये नेबुला ऑपरेटर की वैल्यू है, नेबुला की जगह हमेशा यही लिखना है। एफ की जगह जो वेक्टर है वो लिख दीजिए आप, 2y स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, और dv, dv की जगह पर हम dx dy dz लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, x वाले को x से करेंगे तो i डॉट i कितना हो जाएगा 1, डॉट प्रोडक्ट में x वाला x मतलब i वाले को i से, तो i डॉट i क्या हो गया 1। तो यहाँ पर डेल बाय डेल x किसका निकलेगा 4x का, प्लस j डॉट j कितना हो जाएगा 1, और प्लस माइनस माइनस का, डेल बाई डेल y किसका निकलेगा 2y स्क्वायर का, और k डॉट k 1 हो जाएगा, और डेल बाई डेल z स्क्वायर का, ये हो गया। जब यहाँ 4x को x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली, तो x का हो जाएगा 1, 4 बचेगा। यहाँ पर y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y, 2 2 जा 4, y स्क्वायर का 2y होगा, 2 पहले से लिखा है, और z स्क्वायर का 2z, फिर dx dy dz,
और अब यहीं पर हम लोग लिमिट लगा देंगे अपनी, जो हमें लिमिट पता है। हम लोगों को यहाँ पर लिमिट z की लिमिट बताया है 0 से लेकर 3 तक, तो उसकी लिमिट लगा दे रहे हैं। ये अंदर पहले z के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, फिर y और x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर z की लिमिट बताया है 0 से लेकर 3 तक, 4 माइनस 4y प्लस 2z। dz हम पहले लिख दे रहे हैं और dx dy बाद में। क्यों? क्योंकि हम z के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो कर देते हैं। और ये बाहर का 2 इंटीग्रल लगा रहेगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा 4z माइनस का 4y z, और z का होगा z स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, लिमिट 0 से लेकर 3 तक, और dx dy बचा, dx और dy बचा है। z की जगह पर लिमिट हमें लगाना है, तो यहाँ z की जगह लिखेंगे 3, तो 3 4 जा 12, और यहाँ z की जगह 3 रखेंगे, 3 4 जा 12। क्योंकि हमने z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा है तो z की जगह ही लिमिट लगाएंगे। यहाँ पर भी हम z की जगह लिखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और dx dy बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 और 9 21, 21 माइनस का 12y dx dy। अब dx dy बचा, क्या हमें x और y की लिमिट अलग अलग दी है? नहीं दी। तो जब नहीं दिया है तो dx dy को तुरंत पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेंगे। कैसे? तो यहाँ पर लेट करेंगे x बराबर r cos थीटा एंड y बराबर r sin थीटा। जब dx dy वाला बचा करे तो हम तुरंत यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जब आप x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा मानेंगे तो इसी के साथ में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर अपने आप आ जाएगा, और dx dy की जगह पर r dr d थीटा आ जाएगा। इसका भी कैलकुलेशन होता है लेकिन आपको नहीं करना, आप सीधा मानेंगे x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। अगर इनको स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। इसका भी एक डेरिवेशन है कि dx और dy मल्टीप्लाई करने पर r dr d थीटा आता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने x बराबर r, y बराबर r sin थीटा मान लिया, x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा आपने मान लिया, तो ये और ये आप अपने आप लिख दीजिए और उसको यूज़ करिए। उसका आप अलग से डेरिवेशन आपको यहाँ पर करके नहीं दिखाना है, वो होता है कैलकुलेशन से, कभी उसे हम लोग अलग से करेंगे, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में नहीं करना है। तो यहाँ पर लिमिट हम निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ पर 21 माइनस 12y, y की जगह हमने क्या माना है? r sin थीटा, और dx dy की जगह क्या लिखना है? r dr d थीटा। बस बहुत आराम से आ जाएगा। तो अब हमने x y को हटाकर r और थीटा के टर्म्स में बना दिया, तो हमारी लिमिट भी r और थीटा के टर्म्स में होनी चाहिए। तो बस अब हमें एक यहाँ पर दिया है ये, तो यहाँ जो 4 है, इस 4 को हम क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। अब इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें तो r की जगह हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। r की जगह हमें क्या मिला? 2 मिला। तो ये क्या है? ये एक्चुअल में एक सर्किल है जिसका सेंटर कहाँ है? 0 0 पर। अगर इसको आप 3D में बनाना चाहें तो बना कर देख लीजिए। ये एक सिलेंडर बताया है, सिलेंडर का बेस सर्किल के फॉर्म में है। तो सर्किल ऐसा है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस कितना है इसका? 2 के बराबर, और इसकी हाइट क्या बताया है? 0 से लेकर 3 तक। तो ये एक सर्किल है, ये x एक्सिस है
और ये y यहाँ कहीं होगी और z ऊपर है। तो ये जो है ये सर्किल का इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कुछ नंबर का स्क्वायर जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस है 2। यहाँ 4 था, हमने 2 बना दिया। तो ये जो r का वैल्यू है 0 से लेकर 2 तक जा रहा है। अब पूरा एक चक्कर कौन लगा रहा है? थीटा। z का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक है, 0 से लेकर 3 तक। तो 0 से लेकर 3 ऊंचाई इसको दे देंगे तो बन जाएगा सिलेंडर। नीचे सर्किल है और जब उसको 0 से लेकर 3 तक ऐसे खींच देंगे तो वो सिलेंडर बन जाएगा, ये बताया गया है। तो बस रेडियस यहाँ दिख रहा है 0 से लेकर 2 तक, तो यहाँ r की लिमिट लगेगी 0 से लेकर 2 तक। और थीटा पूरा एक चक्कर लगा रहा है, तो 0 से लेकर थीटा 2 पाई तक जाएगा। तो अब इसे हम r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं और लिमिट भी r की लगाएंगे। तो इसे हम r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। चाहे तो हम पहले r अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 21r माइनस का 12r स्क्वायर साइन थीटा और dr d थीटा। r हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हम करेंगे और लिमिट भी r की हम लगाएंगे। पहले इंटीग्रेट कर ले तब। तो इंटीग्रेट करेंगे तो 21 r का हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2 और r स्क्वायर का r क्यूब अपॉन 3 और लिमिट 0 से लेकर 2 तक। अब r के रिस्पेक्ट में हो चुका है तो dr हट जाएगा, लिमिट लग जाएगी, d थीटा बचेगा। तो ये 3 चौक 12 4 आया, लिमिट लगा देंगे। r की जगह क्या लिखना है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4/2 तो 2 आएगा, तो 21 दूना 42। r की जगह यहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4/2 तो 2, 21 × 2 42 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 पहले से काटने पर 4 आया, यहाँ 2 रखेंगे, 2 का क्यूब 8, 8 × 4 32। और माइनस लगाकर फिर 0, लेकिन यहाँ 0 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो लिमिट हम नहीं लगा रहे। अब इसे फाइनली थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर जब करेंगे तो 42 थीटा आ जाएगा और साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस का कॉस थीटा और लिमिट 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई। तो यहाँ थीटा की जगह पहले हम लिखेंगे 2 पाई, फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे cos 2 पाई, अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट। तो माइनस लगाकर यहाँ थीटा की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 1, तो 32 × 1, तो 32 हमारा बचेगा। यहाँ प्लस लगा है, पहले हमने थीटा की जगह अपर लिमिट रखा, फिर माइनस लगाकर थीटा की जगह लोअर लिमिट, यहाँ 0 रखे 0 हो गया। यहाँ पर cos 0 1, तो 1 × 32 तो 32। अब cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है वो हमें पता होना चाहिए। cos का ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ पर ऐसे cos 2 पाई कितना हो जाता है हमारा 1 के बराबर, cos 2 पाई 1 के बराबर होगा। तो ये 42 दूना 42 × 2 84 पाई और cos 2 पाई कितना होगा 1 होगा, तो 32 × 1 तो 32 और ये -32 कैंसिल हो गया, तो फाइनली 84 पाई यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन 7B।
इसमें बोल रहा है इवेल्युएट करना है इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। ये क्लोज इंटीग्रल है, एक रीजन को ये क्लोज कर रहा है, तो कोई रीजन यहाँ बताया गया है। तो एफ डॉट डी आर निकालना है बाई स्टोक्स थ्योरम, वेयर एफ का वैल्यू यहाँ बताया है और ये ट्रायंगल के वर्टिसेस बाउंड्री बना रहे हैं। ये ट्रायंगल है, उसका ये वर्टेक्स दिया हुआ, ये बाउंड्री दी है। तो बहुत आसान है, वी नो दैट स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, यहां पर फॉर्मूला इसके लिए है कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। यहां डबल इंटीग्रल आपको लगाना है, तो इसके लिए फॉर्मूला कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। ये फॉर्मूला लगा देंगे और तुरंत तत्काल इसका आंसर आ जाएगा। तो बस इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हमें कर्ल एफ निकालना है और एन, उसका डॉट प्रोडक्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ल एफ निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्ल एफ कैसे निकलेगा, जब भी कर्ल एफ निकालना हो तो यहाँ पर आपको एक डिटर्मिनेंट बनाना है और यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, इतना तो तुरंत लिख ही देना है, ये तुरंत तत्काल लिखना है। और एफ जिसका कर्ल निकालना है उसका कोफिशिएंट यहाँ से वाई स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस का x प्लस जेड। बस इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लेंगे, कर्ल एफ तुरंत तत्काल आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व होगा, आई कैप, जब आई कैप लेंगे तो इसके सामने का कॉलम और रो छोड़ देंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डेल बाई डेल वाई एक्स प्लस जेड, ये इसके साथ होगा। जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, माइनस हम यहाँ लगा दिए, फिर माइनस लगाकर ये इसके साथ, तो डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद जे वाले को माइनस में लिया जाएगा, तो जे के सामने का कॉलम और रो छोड़ देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस हम लगा दे रहे हैं पहले ही, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस जेड, फिर माइनस, ये इससे होगा और ये इससे, तो डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस के कैप, तो ये इससे होगा और ये इससे होगा। जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, और ये इधर चला जाएगा, माइनस का डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें निकालना है कर्ल एफ निकालना है। अब यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पर y है ही नहीं, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसे z के रिस्पेक्ट में करेंगे, z नहीं है तो पूरा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इसे करना है, तो x का हो जाएगा 1 और z का 0, तो -1 बचा। और y के इसे z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का k कैप, इसको करेंगे तो आएगा 2x और y को y के रिस्पेक्ट में 2y। बस आपको कर्ल f और n निकालने की देरी है, उसके बाद सब काम आसान। कर्ल, डाइवर्जेंट, ग्रेडियंट, ये सब तुरंत निकालना आना चाहिए आपको। तो यहाँ से 1j कैप, 0i कैप, 1j कैप, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, x माइनस वाई के कैप। तो सबसे पहला काम हमने कर्ल एफ निकाल लिया। अब हमें n कैप, एक काम हो गया, अब n कैप निकाल लें बस। लेकिन यहाँ बाउंड्रीज दी हैं, पहले इन बाउंड्रीज को हम लोग अच्छे से समझ लें। ये x है, ये y है, और z को हम ऊपर बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है 0 0 0, ये इसका नाम ये O हमने रख दिया, और A कहाँ है, 1 0 0, x का वैल्यू 1 है। तो x का वैल्यू अगर 1 है
तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, एक्स का वैल्यू 1 और वाई जेड 0 मतलब एक्स पर लाई करेगा, और यहाँ पर एक्स वाई दिया है तो ये एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। तो इसका नाम हमने लिख दिया कुछ, इसका नाम ए लिख दे रहे हैं, इसका नाम बी लिख दे रहे हैं। तो बस अब हमें लिमिट लगानी है और काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बना है इन तीनों की मदद से। अब हमें एन कैप निकालना है। तो हम एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि z का वैल्यू यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स नीचे एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, कोई ऊपर नहीं जा रहा है। तो तीनों पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है, मतलब ये ट्रायंगल हमारा एक्स वाई प्लेन में ऐसे बैठा हुआ है। अगर एक्स वाई प्लेन ऐसा है और जेड एक्सिस ऐसा है तो एक्स वाई प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर कौन होगा? के कैप, जो कि जेड के अलॉन्ग, ये हमें दिख रहा है। ये हमारा ट्रायंगल है और ये इसके ऊपर नॉर्मल वेक्टर कौन है? नॉर्मल वेक्टर है वेक्टर जेड, मतलब जेड एक्सिस। जेड की तरफ वेक्टर कौन होता है? के कैप। तो यहाँ पर जो हमारा एन कैप है वो के कैप के बराबर आ गया, क्योंकि तीनों पॉइंट प्लेन में लाई कर रहे हैं। जेड की वैल्यू तीनों में 0 है, मतलब तीनों प्लेन में है, कोई ऊपर नहीं गया, तीनों जमीन में लेटे हुए हैं। ट्रायंगल एक्स वाई प्लेन में है तो उसके ऊपर नॉर्मल वेक्टर जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो हमको ये भी मिल गया। अब एक चीज बचा, एक्स और वाई की लिमिट। तो हम सबसे पहले इस वाले लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, या इस लाइन का हम इक्वेशन निकाल ले रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, ये इस लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल रहे हैं, यहीं से हम लोग को बाउंड्री पता चलेगी। जब दो वेक्टर दिया हो तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है? x माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0, इसको हमने माइनस करा, और अपॉन में 1 माइनस 0 1, फिर 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस 0 0। तो ये x अपॉन 1 बराबर y अपॉन 1 बराबर z अपॉन 0। तो इन दोनों को अगर लें तो यहाँ से पता चला y बराबर है x के। तो ये लिमिट निकालने में काम देगा। x की लिमिट हमें पता है, 0 से लेकर वो कहाँ तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है, इधर भी और इधर भी। तो x का लिमिट हमें पता है 0 से लेकर 1 तक। तो x का लिमिट हमने निकाल लिया। जब x का वैल्यू अगर 0 यहाँ रख दिया जाएगा तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0। तो y की लिमिट 0 है और y बराबर x तो है ही। x बराबर 0 रखने पर x ओरिजिन से वो भी शुरू हो रहा है, स्टार्ट दोनों वेक्टर यहीं से हो रहे हैं। तो y की x की लिमिट 0 से 1 तक, y की लिमिट 0 से x तक। बस ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे हमारे पास जगह थोड़ी बच जाए। तो बस, तो नाउ अब ये इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ी सी हम जगह बना ले रहे हैं बढ़िया से। अब ये इसके बराबर ये होता है, हमें ये कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो इसी को हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे, x की लिमिट 0 से 1 तक और y की लिमिट 0 से x तक। कर्ल f डॉट एन कैप, कर्ल f कितना निकाला है हमने? कर्ल f निकाला है हमने यहाँ पर 0 i कैप और 1 j कैप और 2x माइनस y k कैप, ये कर्ल f है। और डॉट एन कैप, एन कैप किसके बराबर है? k कैप के बराबर। और ds की जगह लिखेंगे dx इंटू dy, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। s का मतलब सरफेस, सरफेस एरिया कैसे निकलता है? लंबाई इंटू चौड़ाई से, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वहाँ dx इंटू dy आएगा। उसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे,
तो भाई के वाला तो केवल के से डॉट प्रोडक्ट करेगा, बाकी लोग से तो करेगा नहीं, तो ये लोग जीरो हो जाएंगे। के डॉट के होगा बस, डॉट प्रोडक्ट करने में आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। इसके पास आई जे है नहीं, तो केवल ये के से मल्टीप्लाई होगा, तो के डॉट के 1 हो जाएगा और यहाँ से dx dy 2 कांस्टेंट है, उसे हम बाहर कर देंगे और इसे हम पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, पहले y के रिस्पेक्ट में। तो इस 2 बाहर कर दिया, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा और माइनस वाई का वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से लेकर x तक। जब y के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं तो dy हट जाएगा। इसको हमने अलग अलग इंटीग्रेट करके आपको दिखाया है, आप चाहे करके देख सकते हैं। x माइनस वाई डी वाई अगर करेंगे तो x dy अलग होगा और y dy अलग, y dy अलग। तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा, x बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, dy का y और यहाँ y का y स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे हमने पहले भी अभी करके दिखाया है, तो ये इंटीग्रल आएगा। अब आपको लिमिट लगानी है, लिमिट लगानी है। तो x की हमने y के रिस्पेक्ट में किया तो y की जगह पर x लिखना होगा। जब यहाँ y की जगह x लिखेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ y की जगह x लिखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 0 लिखने से कोई फायदा नहीं, जब यहाँ 0 यहाँ 0 तो 0 ही आ जाएगा। अब x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर बाई 2 जब माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ही तो बचेगा। एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2 में से 1 गया तो 1 एक्स स्क्वायर बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट 0 से 1 तक। x की जगह पहले लिखेंगे 1 तो 1 का क्यूब 1 और माइनस 0, x की जगह 0 रखेंगे 0 आएगा तो 1/3 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।